हाल ही में मैंने रेडिट पर एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि ज्यादातर नेपाली लोग भारत से नफरत करते हैं और भारतीयों को इसके बारे में पता नहीं है। पता चला मैं भी उन अज्ञानी लोगों में से एक हूँ। और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही प्रश्न पूछा था, नेपाली लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। ये दो देशों की कहानी है, दो देश जो एक लंबी सीमा और एक समृद्ध संस्कृति साझा करते हैं। हमारी राजनीति एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, व्यापार और वाणिज्य के पुराने दिनों से लेकर आज की भू राजनीति और कूटनीति तक, विभिन्न तरीके जिनसे आप किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्थिति देख सकते हैं। 2013 में नेपाल में भारत बनाम अफगानिस्तान फुटबॉल मैच हुआ था और नेपाली अफगानिस्तान के लिए जयकार कर रहे थे और भारतीय खिलाड़ियों की मीटिंग कर रहे थे। दरअसल कहा जा रहा है कि कुछ नेपाली लोग भारत के खिलाफ खेलने वाली किसी भी टीम का समर्थन करेंगे और नेपाली बहुत स्वाभिमानी, बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं। पिछले वर्ष हमारे माननीय विदेश मंत्री ने कहा था कि गौतम बुद्ध एक महान भारतीय थे। विदेश मंत्री ने यहाँ तक बयान दिया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्थिति बहुत जटिल है। हमारा धर्म, संस्कृति, परंपरा, भाषा जो इन दोनों देशों को जोड़ती है वह भी हमारे बीच तनाव पैदा करती है। ये मामला क्यों है, ये समझने के लिए नेपाल के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। 200 साल पहले नेपाल ऐसा दिखता था। दूसरी ओर शिमला, देहरादून, बांग्लादेश ये सब नेपाल का हिस्सा था और उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 2 साल तक युद्ध चलता रहा लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। लेकिन नेपाल कमजोर होता जा रहा था, अतः एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए और नेपाल को अपना बहुत सा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। तब से नेपाल हमेशा ऐसा ही दिखता है। अब इनकी जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मेडिसिस वे लोग हैं जो भारत से काफी मिलते जुलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, उनकी संस्कृति बहुत मिलती जुलती है। पहाड़ी लोग वे हैं जो एक तरह से नेपाल पर शासन करते हैं। राजा महाराजा यहीं से थे और आज भी सेना और राजनीति में इनका दबदबा है। नेपाली राष्ट्रवाद और कुछ हद तक भारत के प्रति नफरत इन्हीं लोगों से आती है। और फिर बाकी जातियां। युद्ध के बाद अंग्रेज गोरखा सैनिकों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी सेना में गोरखा सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया और तभी से गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा रही है। यदि आप गोरखाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, अब आप भूगोल और संस्कृति को समझ गए हैं। अब मैं इसका कारण बताता हूँ जिसमें जाहिर तौर पर बहुत सारी राजनीति शामिल है। 1950 तक नेपाल में कोई लोकतंत्र नहीं था, एक महाराजा थे। लेकिन जब भारत को आजादी मिली और संविधान मिला तो उसके बाद नेपाल में भी लोकतंत्र की मंग बढ़ गई। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू ही थे और उन्होंने इस मांग का समर्थन भी किया। तो समझौता करने के बाद, हमारे समर्थन के बाद नेपाल में संवैधानिक लोकतंत्र था। दरअसल ऐसी अफवाह है कि नेपाल के राजा नेपाल को भारत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने मना कर दिया। अब ये बातें थोड़ी दिलचस्प हैं क्योंकि आरएसएस भी है। जब राजा महेंद्र ने सारी शक्तियां वापस ले ली और लोकतंत्र से छुटकारा पा लिया, पंडित नेहरू ने नेपाल की बहुत आलोचना की और नेपाली कांग्रेस के अधिकांश सदस्य वे थे जो भारत से थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हमारी मदद की और पंडित नेहरू से उनके घनिष्ठ संबंध थे। दूसरा काम जो राजा महेंद्र ने किया वह था भारत में कांग्रेस के विरोधियों से मित्रता। देखने के लिए धन्यवाद। और इसकी पुष्टि मैंने 2 किताबों से की है। प्रशांत झा की किताब है नेपाल का समकालीन इतिहास, उनके दादा संघ में थे, और दूसरा है काठमांडू दुविधा जिसे नेपाल में हमारे राजदूत ने लिखा था। बहुत से लोग नहीं जानते कि नेपाल राजा महेंद्र के समय में हिंदू राष्ट्र बना था, जब उन्होंने भगवान विष्णु का अवतार और नेपाल का दिव्य शासक होने का दावा किया था। और आरएसएस हिंदू राष्ट्र के विचार और उनके पूर्ण समर्थन से बहुत खुश था। तुलसी गिरी जो एक समय नेपाल के प्रधानमंत्री थे और आरएसएस के सदस्य थे, उन्होंने ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार रखा था। अब यहाँ से राजनीति 2 चीजों पर शिफ्ट हो गई, भारत विरोधी भावना और हिंदू रक्षक। राजा महेंद्र के बाद उनके पुत्र राजा बने जिन्हें विश्व हिंदू परिषद द्वारा विश्व हिंदू साम्राज्य घोषित किया गया था। यह वह समय था जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी और सिक्किम अभी भारत से जुड़ा था। तो नेपाल के शासकों को यह डर था कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। अब नेपाल चीन के करीब जाने लगा। नेपाल में माओवादी साहित्य आसानी से उपलब्ध था। इस समय तक नेपाल और भारत के रिश्ते कमजोर होने लगे थे, लेकिन फिर 1990 में नेपाल में फिर एक खुलासा हुआ और राजा की शक्ति फिर से कम कर दी गई। नफरत की दूसरी वजह यह है कि जब भी नेपाल में कोई राजनीतिक क्रांति होती है तो भारत उसमें भूमिका निभाता है। 1950 में हमने संविधान राजशाही लाने में मदद की और 1990 में जब दोबारा ऐसा हुआ तो हमने लोकतांत्रिक ताकतों का पूरा समर्थन किया। मैंने तुमसे कहा था कि पहाड़ी लोग शासक वर्ग थे और वे अब भी वैसे ही हैं, इसलिए उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए भारत विरोधी कहानी गढ़ी। और अगर भारत लोकतंत्र का समर्थन कर रहा है तो जो भी कदम है वो उसके खिलाफ है। वैसे अगर हम इन सभी तर्कों को हटा दें और इसे नेपाल के नजरिए से देखें तो कोई भी देश ये पसंद नहीं करेगा कि कोई दूसरा देश उनके मामलों और राजनीति में शामिल हो। 1990 में जन आंदोलन के बाद 1996 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने गृह युद्ध शुरू कर दिया। इस बार इरादा यह था कि अब हमें राजा नहीं चाहिए और नेपाल पूर्ण लोकतंत्र, पूर्ण गणतंत्र होगा। अमीश मुर्मी ने अपनी पुस्तक ऑल रोड्स लीड नॉर्थ में कहा है कि नेपाल के दृष्टिकोण से माओवादियों को भारत का समर्थन प्राप्त था और राजा को चीन का समर्थन प्राप्त था। और जब नेपाल को हथियारों की जरूरत पड़ी तो हमने उन्हें हथियार नहीं दिए, चीन ने दिए। लेकिन आखिर में जब गृह युद्ध खत्म हुआ तो नेपाल पूर्ण गणराज्य बन गया और 2007 तक कोई राजा नहीं रह गया था और तब से नेपाल पूर्ण लोकतंत्र रहा है। लेकिन अब राजनेता भारत विरोधी भावना वाले राजनेता थे, या कम से कम सत्ता में बने रहने के लिए वे यही तो करते हैं। पहले चीन नेपाल में राजा का समर्थन करता था, लेकिन माओवादी क्रांति के बाद नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी, इसलिए चीन ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। नेपाली प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री अक्सर बीजिंग आने लगे। अब हालात अलग थे क्योंकि पहले नेपाल भारत के प्रभाव को कम करने के लिए चीन का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब चीन नेपाल के प्रत्यक्ष आर्थिक विकास का हिस्सा था। चीन नेपाल में सड़कें बना रहा है, रेलवे लाइनें बिछा रहा है, अधिकांश विदेशी निवेश चीन से आ रहा है। नेपाल के स्कूलों में बच्चों को चीनी भाषा सिखाए जाने पर चीन शिक्षकों को वेतन दे रहा है। एक तरफ जहां चीन राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तौर पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वहीं 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिससे नेपाल के साथ हमारे रिश्ते कमजोर हो गए। 2015 में नेपाल बड़े भूकंप से गुजरा था, गांव समतल हो गए,
और उसी समय नेपाल एक नया संविधान पारित कर रहा था। अब ये अपने आप में एक बड़ा विवाद है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बताया कि नया संविधान नेपाल की मधेसी आबादी के साथ भेदभाव कर रहा है। मधेसी आबादी वह है जो भारत के करीब है, जिनकी परंपरा और संस्कृति हमसे काफी मिलती जुलती है। भारत चाहता था कि नेपाल इस संविधान में बदलाव करे। दरअसल सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने फिर भी अपनी रिपोर्ट को सही बताया। वहीं भारत ने नेपाल पर अनौपचारिक नाकाबंदी लगा दी। भारत इससे इनकार करता है, लेकिन नेपाल के लोगों का कहना है कि उन्होंने नेपाल के ईंधन हस्तांतरण को रोक दिया है। और ये सब तब हुआ जब कुछ महीने पहले नेपाल में भूकंप आया था। इससे नेपाल को भी काफी आर्थिक नुकसान हुआ, जिन्होंने चीन के साथ पेट्रोलियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए और चीन ने नेपाल को ईंधन की आपूर्ति की। प्रधानमंत्री ओली ने इस घटना का भारत विरोधी हाइब्रिड में बखूबी इस्तेमाल किया। नेपाल में अपनी ताकत मजबूत करने के लिए नफरत का दूसरा कारण हमारा मीडिया है, जो टीआरपी के लिए कुछ भी करता है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है, काला पानी और लिपुलेख के बीच, जिसे दोनों देश अपना क्षेत्र होने का दावा करते हैं। तो हमारे भारतीय मीडिया ने खबर छापी कि नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के राजदूत के जाल में फंस गए हैं, और वो भी इतने घिनौने तरीके से। यांकी को देखकर ओली का दिल ओले ओले करने लगा। वो हर फैसले से पहले यांकी से सलाह लेने लगे। यांकी के हुस्न के जाल में फंसकर ओली बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे, और अब जो यांकी बोले वो ओली किया करने लगे। को लगा सफेद होती उम्र में रंगीनियां सी आ गई हैं, लेकिन ये एक छलावा निकला। Reports that the Indian media houses carried were horrible, and we were treating Nepal as if it were like Pakistan or China, and making all kinds of unsubstantiated allegations. And I think this was really irresponsible. आप जानते हैं, और वे बेहद असंवेदनशील तरीके से लोगों के पास गए और उनसे घिनौने सवाल पूछे। कवरेज एक पारिवारिक नाटक की तरह था। इसके अलावा हम और हमारे राजनेता नेपाल की जनता के बारे में भी बहुत अनभिज्ञ हैं। यदि मधेसी समुदाय के राजनेताओं, जिनके उपनाम यादव, महतो और ठाकुर हैं, से पूछा जाए कि आप नेपाल छोड़कर भारत कब गए थे। भारत और नेपाल के बीच संबंध संस्कृति, इतिहास और साझा मूल्यों पर आधारित है। हम सदियों से एक साथ रह रहे हैं। हमने एक सीमा साझा की है जो संघर्ष और सहयोग दोनों का स्रोत है, और नफरत अधिकतर राजनेताओं और मीडिया द्वारा भरी जाती है। इसलिए भारत और नेपाल मिलकर काम कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और बातचीत के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये दोनों किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। काठमांडू दुविधा, जो भारत और नेपाल के बीच संबंधों को हमारे नजरिए से दिखाती है, और सभी सड़कें उत्तर की ओर जाती हैं, जो नेपाल का दृष्टिकोण है। इसमें बताया गया है कि नेपाल चीन के इतना करीब क्यों आ रहा है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ऐसा कर सकते हैं, ताकि ये एल्गोरिदम अधिक लोगों तक पहुँच सके।